वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने एपी टीचिंग क्लासेस चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपनी वही लास्ट जो सीरीज चल रही थी हमारी साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसका 4 पार्ट हम डिस्कस करेंगे और 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर देखेंगे। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी डेवलपमेंट के जो स्टेजेस होते हैं तो उससे रिलेटेड आएगी। और देखिए उसमें क्या होता है कि हम हर लोग के अकॉर्डिंग क्या स्टेज है वो डिस्कस करेंगे, रोज के अकॉर्डिंग क्या है वो डिस्कस करेंगे। मतलब अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट जितने भी है उन्होंने स्टेज बताई है डेवलपमेंट की, तो हम उनको इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम इस वाली क्लास को एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो अभी तक आपको क्लियर रहे होंगे। तो यहाँ पर आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आई होप आपको क्लियर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो बच्चा होता है उसमें क्रिएटिविटी का गुण होता है, ठीक है। तो उस क्रिएटिविटी को और ज्यादा मतलब बच्चे में डेवलप करना, वो बच्चे में क्रिएटिविटी को बढ़ाना किस प्रकार से हम इजी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो सीधी सी बात है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टीचर हैं और आपको तरह तरह के बच्चे अपनी कक्षा में दिखाई देते हैं, आप ये सोचते हैं कि हर एक बच्चा क्यों ना कुछ नई चीज बनाए, क्यों ना उनमें नए विचारों का संचार हो, वो अलग अलग ढंग से सोचे, अलग अलग तरीके से सोचे। आप ये सोचते हो कि उनकी जो सोच है वो खोजी बन जाए, यानी अनवेंशन वाली बन जाए। बच्चा क्या है कि एक साइंटिस्ट वाली सोच रखे। आप ये सोचोगे एक टीचर होने के नाते, तो भाई ठीक है, अगर ये सोचोगे तो फिर आप क्या करोगे, आपका क्या काम होगा एक टीचर होने के नाते। तो अनवेंशन को प्रोत्साहित करोगे, ठीक है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन से आप समझ भी गए होंगे। या फिर आप अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के द्वारा उसको सुसाध्य करोगे। नहीं भाई, देखो अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अगर है तो वो नेगेटिव होगा। हाँ, अगर यहाँ बाल केंद्रित होता तो बात कुछ और होती। लेकिन हमारा शिक्षा शास्त्र या फिर हमारी साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी ये कहती है कि बच्चों को, जो बच्चों की शिक्षा है वो अध्यापक केंद्रित नहीं, वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लगातार अभ्यास और दोहराकर कोई भी चीज नई जो होती है उसका रिपीटेशन, जो चीज अभी है ही नहीं उसका रिपीटेशन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो हम तो नया विचार लाने की बात कर रहे हैं, कुछ नई सोच डेवलप करने की बात कर रहे हैं ना, कि पुरानी चीजों को अभ्यास करके उनको दोहराकर, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। बात करें केवल अनुकरण, इमिटेशन करके, किसी को फॉलो करके, जब हम नई बात की बात कर रहे हैं, नई सोच की बात कर रहे हैं, तो हमें किसी को फॉलो क्यों करना, ठीक है। तो ये भी तो गलत है। अनुकरण शब्द भी हमेशा नेगेटिव होता है, इसको भी आप कट कर देंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर हुआ हमारा कौन सा, फर्स्ट, कि अनवेंशन को प्रोत्साहित करके, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपने आंसर ले लिया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये आ गया किससे, ये जो हमारी मैथमेटिकल पेडागोजी होती है ना, जो मैथमेटिक्स पेडागोजी होती है उससे ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि आप सभी तरह की पेडागोजी पढ़ते हैं। आपने ईवीएस की भी पढ़ी होगी, आप हिंदी वाली पेडागोजी भी पढ़ते हैं, लैंग्वेज वाली, ठीक है। और आप यहाँ पर जो मैथमेटिक्स की भी पेडागोजी आपके उसमें आती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है कि गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गुणज वैकल्य क्या होता है, यहाँ पर मैथ से हमारा सीधे सीधे संबंध है, ठीक है। और वैकल्य क्या आता है कि उसमें न्यूनता है। न्यूनता दैट मीन्स मतलब एक डिफिशियंसी है, कमी है, कि बच्चे को मैथ के प्रॉब्लम जितने भी होते हैं, जितने भी मैथ के कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी मैथ के कॉन्सेप्ट होते हैं, चाहे वो रूल्स हो,
चाहे एक्सप्लेनेशन हो, सोल्विंग हो, तो जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो बच्चे को, खासकर मैथ की हम बात कर रहे हैं, उसे कॉन्सेप्ट समझने में कठिनाई आती है, उसे वो अच्छे से वो पढ़ाई नहीं कर पाता। तो ये होगा कि गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से इसका सीधे सीधे संबंध होता है किसका, गुणज वैकल्य का। ठीक, समझ गए ना। तो ये क्या होता है कि बच्चे में एक डिफिशिएंसी होती है, एक फोबिया होता है मैथ को लेकर कि नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और बहुत से बच्चों के साथ होता है कि बाकी चीजें, बाकी सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं लेकिन मैथ में उनकी पकड़ जीरो होती है, या फिर कह सकते हैं कम होती है, एक दोनों में से एक बात हम कह सकते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारे यहाँ पर। इस क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा, है ना, आपको वो छोड़ा होगा। चलो देखो क्वेश्चन समझो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये आरटीई की बात हो रही है। आरटीई कब आया था, 2009 में आया था ना, और इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, तो आरटी में क्या था, आरटी में प्रावधान किया गया था किसका, ये था कि जो निजी विद्यालय है, निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से भाई जिन बच्चों के पास में माता पिता के पास में पैसा नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि पैसा ना होने की वजह से बच्चों को घर बैठा लेते हैं। ठीक है, आगे नहीं पढ़ा पाते। तो आर्थिक रूप से कुछ बच्चे क्या होते हैं, कमजोर वर्ग के होते हैं। तो कमजोर वर्ग के विद्यालयों में दाखिले हेतु सीटों का आरक्षण का प्रावधान कर दिया, किसने कर दिया, सरकार ने कर दिया। ठीक है, क्या किया, आरटीई में एक प्रावधान आया कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनके लिए कुछ सीट रिजर्व कर दी गई। ठीक है, कि भाई इनका एडमिशन पैसों की वजह से ना रोका जाए। तो इतना काम तो सरकार ने अपनी तरफ से कर दिया कि बच्चों को विद्यालय में भेज दिया। ठीक, अब गवर्नमेंट की ड्यूटी खत्म हो गई, तो अब ड्यूटी हो गई किसकी स्टार्ट, एक टीचर की स्टार्ट हो गई। तो इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु, यानी कि वो जो बच्चे थे वो बाकी बाकी बच्चों के साथ में कक्षा में आ गए, समावेशन हो गया। ठीक, तो एक अध्यापक को किस तरह से शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। अब सीधे सीधे फॉर एग्जाम्पल आप एक टीचर है, अब आपके ऊपर आगे जिम्मेदारी कि आप एक टीचर होने के नाते अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो उस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के बच्चों को किस प्रकार से आप पढ़ाएंगे, किस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार करेंगे। तो मुझे ये बताओ कि आप भेदभाव करोगे, भाई भेदभावात्मक पर आप उनके साथ में रवैया करोगे तो सरकार इतनी योजनाएं लाती है, इतना सब कुछ उन्होंने प्रावधान किया, तो क्या ही फायदा हुआ, कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर उनको अलग बैठाओगे, उनकी अलग अलग कक्षा बनाओगे कि तुम तो आर्थिक रूप से पिछड़े हो, तुम तो क्या है कि सामाजिक रूप से पिछड़े हो, है ना, इस तरीके से अलग उनको कैटेगराइजेशन कर देंगे, तो ये भी तो गलत है, ये भी हम नहीं करेंगे, ये भी हम नहीं करेंगे। साम्यता इक्विटी के आधार पर ये भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, कि हम भले एक स्कूल में रखें लेकिन क्या है कि उनको एक तरह से मतलब कि विशिष्ट बच्चे यहाँ बैठेंगे, सामान्य बच्चे यहाँ बैठेंगे, पिछड़े बच्चे यहाँ बैठेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो फिर करेंगे क्या, हमें करना क्या है, समानता के आधार पर। क्योंकि हमारी जो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो भी ये कहती है कि हर एक बच्चे को, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो विशिष्ट हो, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, किसी भी तरह से पिछड़ा हुआ हो, अगर वो एक कैटेगरी होती है इन बच्चों की जिसे हम कहते हैं CWSN, यानी कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो सी चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, इस तरह के बच्चों की जो कैटेगरी होती है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, इस नाम से इनको कॉल किया जाता है। तो इस तरह के बच्चों को, चाहे वो किसी भी तरह का बच्चा हो, तो उसे समानता के आधार पर एजुकेशन देनी है, समानता के आधार पर उसकी कक्षा की व्यवस्था करनी है, उसे समान दृष्टि से देखना है। ठीक है, उसके साथ में बाकी लोगों के समान ही रवैया अपनाना है एक टीचर होने के नाते। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक, फिर से इंक्लूसिव एजुकेशन से ही आ गया, ये इंपोर्टेंट, ये हमारा जो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये बाकी शिक्षा व्यवस्थाओं से सबसे ऊपर है। एकीकृत शिक्षा होती है, ठीक है, और समावेशी जो सबसे ऊपर है, ये सबसे कह सकते हैं कि प्रभावशाली है।
ठीक है, सबसे अलग है। तो एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, ये एक सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फॉर एग्जांपल आप एक टीचर है और आपके सामने एक जो कक्षा है उसका रूप कैसा समावेशी है, यानी कि अब ये समझ लो कि आपके सामने आपकी कक्षा में हर तरीके का बच्चा बैठा है। हो सकता है कि वो विकलांग भी हो सकता है वो प्रतिभाशाली हो सकता है विशिष्ट हो सकता है पिछड़ा हो, ठीक है, सब तरह के बच्चे बैठे हैं। अब जब सब तरह के बच्चे बैठे हैं, समावेशी क्लास है, तो उसमें आप किस तरीके से सूचना का मतलब यहाँ पर कि आप किस तरीके से पढ़ाओगे, किस तरीके से सूचना प्रस्तुत करोगे, अब ये बताओ। तो केवल शाब्दिक रूप में, यानी कि आपने बोर्ड पर लिख दिया, ठीक है, और आपका काम खत्म हो गया। भाई अगर आपने बोर्ड पर लिख दिया, क्या पता कि एक बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता उसका क्या होगा। भाई अगर आपने बोर्ड पर लिख दिया तो उसे तो दिखाई देता नहीं है, उसका क्या वो कैसे समझ पाएगा सूचना को, नहीं, ठीक है, इसके साथ साथ आपको बोलना भी पड़ेगा, ठीक, तो ताकि वो उसको ग्रैब कर पाए। और केवल दृश्य के रूप में यानी आपने लिख दिया, ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पर, शाब्दिक रूप में उसको बोलना भी पड़ेगा, ठीक है, और दृश्य रूप में उसको जो है लिखना भी पड़ेगा। यानी कि केवल आप शाब्दिक रूप में नहीं लिख सकते, आप दृश्य रूप में नहीं लिख सकते, केवल आप बोल नहीं सकते मौखिक रूप में नहीं, बल्कि बहुल रूप, यानी बहुत सारे तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कक्षा में विभिन्न तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, सिर्फ एक तरह का बच्चा नहीं बैठा है, इसलिए बहुत से तरीके आपको पढ़ाने के अपनाने पड़ेंगे, विभिन्न विभिन्न तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार, शिक्षा की समकालीन नीतियां, बहुत सी नीतियां सरकार लाती है शिक्षा के क्षेत्र में, और इनमें क्या होता है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। देखो सरकार क्या है कि लंबे समय से जब हमारे जो इंडिया है, इंडिया में एक कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आई, देश आजाद हुआ, उससे पहले से एजुकेशन के फील्ड में काफी प्रयास किए जाते रहे हैं, ठीक है। समय समय पर अलग अलग नीतियां आती रही है, और अभी खैर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इतना प्रभाव इसमें क्वेश्चन में नहीं है, अभी तक पुराना ही चल रहा है कंटेंट। लेकिन अगर नीतियों की बात यहाँ पर हो रही है तो खासकर ये पूछा गया है कि सरकार जो नीतियां लाती है या फिर शिक्षा की जो समकालीन नीतियां हैं, उनमें दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है। मैंने पीछे लास्ट क्वेश्चन में एक टर्म यहाँ पर यूज किया था, WCWSN, यानी कि वो चाइल्ड जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, तो उसमें दिव्यांग बच्चे भी आ जाएंगे। दिव्यांग बच्चों में किसी को भाई हो सकता है कि सुनाई ना देता हो, किसी को दिखाई ना देता हो, किसी को चलने में प्रॉब्लम हो, किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम हो, बहुत तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इन सभी बच्चों को हम CWSN में रखे हैं, यानी चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। इनको अलग से नीड्स होती है, अलग से जो अलग अलग तरीकों से पढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का कौन सा मॉडल यहाँ अपनाया जाएगा, केवल व्यवसायिक, केवल वर्ड यहाँ पर आ गया तो ये सीधी सी बात है, ये वैसे ही ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। व्यवसायिक उद्देश्य से हम नहीं पढ़ा सकते एजुकेशन को कि सिर्फ पढ़ लो और जॉब पालो, नहीं। अलगाववादी को मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम बच्चों का पार्टीशन नहीं करेंगे, उनको अलग नहीं करेंगे, ये नेगेटिव टर्म होता है, हम इसको कट कर देंगे। और सम्मिलित एकीकृत शिक्षा, इसके बेस पर भी हम नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि समावेशी कक्षा। जब हमें पता है कि हम एक कक्षा ऐसी होती है जिसमें हम सभी बच्चों को समाहित कर सकते हैं, तो वो स्वरूप होता है कक्षा का समावेशी कक्षा, जिसमें सभी प्रकार के विशिष्ट स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को हम रख सकते हैं। तो इस तरह की कक्षा समावेशी कक्षा कहलाती है। आई होप ये क्वेश्चन लास्ट वाला भी आपको समझ में आया होगा, और बाकी इसी के साथ में हम जो है कल न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो बाकी यहाँ पर जो लिंक दिए गए हैं आप इनके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। ये इंस्टा, फेसबुक और ईमेल आईडी हमारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी गई है, ठीक है। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, और इसी तरीके से बने रहना चैनल के साथ में, इसी तरीके से अपना प्यार चैनल के साथ में जुड़े रखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।